नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने CBT 1 के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। CBT 2 में आने की संभावनाएं हैं क्योंकि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं चुनिंदा प्रश्न कराता हूं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपी डे कब मनाया जाता है? देखिए, एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक डेट घोषित किया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि किसी का बुक अपने नाम पे छाप देते हैं, बस कॉपी पेस्ट करके। तो उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है क्योंकि उसने अपने सोच समझ के पूरा मेहनत करके किताब लिखा और किसी ने उसके कॉपी मतलब कि ऐसे ही बेच दिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा के या कॉपी करा के। तो अब उनके सेलिंग पे घाटा हो सकता है। तो इसीलिए ये जो ओनर होते हैं, यानी कि जो बुक लिखते हैं या जो भी चीज़ बनाते हैं, उसका एक कॉपीराइट उनके पास होता है। यानी कि उनके मर्जी के बिना आप कुछ भी उसके बारे में सॉरी उस बुक का कोई भी कंटेंट नहीं चुरा सकते हैं, ठीक है? नहीं तो केस हो जाएगी। तो इसके लिए कॉपीराइट डे भी एक आपको सेलिब्रेट करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि उन ओनर को ये डेडिकेट करता है जो कि ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये 23 अप्रैल को ये बुक एंड कॉपी डे मनाया जाता है, कॉपीराइट डे मनाया जाता है, ठीक है? अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा। अगर आप कॉपी करने के लिए दुकान पे जाते हैं, यानी कि फ़ोटो कॉपी करने के लिए जाते हैं, तो आपको अब 2 रुपया लेता है। पता नहीं आपके शहर में कितना लेता होगा, लेकिन अब तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो 2 रुपया लेता है। कई जगह तो आपको जनरेटर से अगर करेगा तो 5 रुपया भी ले लेगा। लेकिन ये जो पहले क्या होता था, पहले 50 पैसे में करता था, उसके बाद 1 रुपया हुआ, उसके बाद 1 से डायरेक्ट 2 रुपया हो गया, क्योंकि 1.5 रुपया का ज़माना तो है नहीं कि 50 पैसे कहीं से लाएगा, तो डायरेक्ट 2 रुपया हो गया। अब कुछ दिन में बढ़ के, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो 3 रुपया हो जाएगा, यानी कि कॉपी करने का जो रेट है वो 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि 2-3 अप्रैल को ये कॉपीराइट डे मनाया जाता है। इस तरीके से आप याद करिएगा ट्रिक के थ्रू। कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन सुविधा कौन प्रदान करता है? तो रिमोट लॉगिन जो सुविधा है वो टेलनेट प्रदान करता है। कैसे करिएगा, जो देखिएगा, टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब पूछ होता है, और लंबा होता है यानी कि रिमोट, यानी कि दूर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि लॉन्ग होता है टेल, ठीक है? तो यानी कि लंबी दूरी से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा टेलनेट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो टेली टाइप नेटवर्क होता है, ठीक है? ये नेटवर्क का टाइप है। RTP का फुल फॉर्म पूछा जाए, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आए हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो आपके आए हुए हैं, ऑप्शन भी आपके आए हुए हैं। आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन से हो सकता है अगली बार क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ RTP का मतलब होता है रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है? HTTP का फुल फॉर्म तो आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का होता है, ठीक है? और यहाँ पे RTP का रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके भविष्य में भी आएंगे और पास्ट में भी आ चुके हैं। तो ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर देखें, आगे निकल गए। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी का जो क्वेश्चन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको WCCB का पता होना चाहिए ये एक्चुअली है क्या। उसके बाद ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं वन संरक्षण जो विभाग है, इंडिया गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है, उसके तहत ये WCCB आता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 206 में हुई थी। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि ये जो रूल बना था 2006 में और इनेक्ट हुआ था, यानी कि लागू हो गया था 2000 एक्ट में आ गया था, यानी कि लागू हो गया था 2008 में। लेकिन आपसे इसका बनना ही पूछा जाएगा कि ये कब मतलब कि आया था, एग्जिस्टेंस में आया था 2006 में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं आपको इसके जो लोगो है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये इसका लोगो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब क्या होता है कि जो जंगली जीव होते हैं उनका कई बार शिकार कर लिया जाता है, ठीक है?
जंगल में जो जीव रहते हैं, आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। तो ये एक क्राइम है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप जंगली जीव का शिकार कर लेंगे तो वहाँ का जो बैलेंस सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, यानी कि कौन किसको खाता है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद वन का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है। जैसे सपोज आपने जितना भी हिरन है उसको मार दिया, अब हिरन को मार दिया तो जितने भी शेर हैं वो मर जाएंगे। अब जब शेर मर जाएंगे तो क्योंकि भूखे मर जाएंगे, अब शेर मर जाएंगे, हिरन मर जाएंगे, तो जंगल ही जंगल पूरा बढ़ जाएगा, तो आप फिर रहेंगे कहाँ पे? तो अब कहेंगे कि जो जंगल तो चाहिए ही, तो अब जंगल चाहिए तो इसका मतलब ये तो नहीं तो पूरा पृथ्वी ही जंगल हो जाए। अगर सपोज शेर मर गया, और हिरन ही बच गया, सिर्फ आपने शेर का शिकार कर लिया, हिरन को छोड़ दिया, तो अब क्या होगा कि पूरा जो जंगल है वो साफ़ कर देगा, क्योंकि हिरन और जितने भी शाकाहारी जीव है वो पूरा जंगल ही साफ़ कर देंगे, हाथी जो सब चीज़ें हैं वो पूरा जंगल खा जाएंगे। तो अब वहाँ पर भी दिक्कत है कि आपने बाघ को मारा तो इधर दिक्कत हो गया, आपने इसको मारा तो उधर दिक्कत हो गया। तो इसीलिए आपको किसी चीज़ को नहीं मारना है। इसीलिए यहाँ पे एक संगठन बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि वाइल्ड लाइफ पे जो क्राइम होता है उसको ये निगरानी करता है, उसके जो भी मतलब कि कांड होता है उसको ये संदर्भ में लेता है और उस पर जो भी कार्रवाई है वो करता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, किसके तहत ये काम करता है? पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंग है, मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये उसके अंडर आता है। कंप्यूटर में लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लिफो एक होता है फिफो, दोनों आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या गया था आपके सीबीटी मद में? लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट तो आपको समझ में आता होगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो याद रखिएगा लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट, जो भी फर्स्ट आउटपुट होगा उसका लास्ट। और फिफो का मतलब क्या होता है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट, यानी कि पहला जो आउटपुट होगा उसका पहला। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया। देखिए आपके कंप्यूटर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब कंप्यूटर पूरा आपको चार्ल्स बाइबल से स्टार्ट करें तो वो सब तो आपको याद ही होता है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है वही चीज़ें हम यहाँ पे आपको कराते हैं, तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा और डिफ़िकल्ट भी लगेगा। आप में से ज़्यादा लोग देखते भी नहीं होंगे, 100 लोग देखते होंगे, और मुझे यकीन है जो 100 लोग देखते हैं उनका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि वो इसीलिए देखते हैं कि उनको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो कोई जल्दी कराता नहीं है, या ये सब क्वेश्चन मतलब कि 100 क्वेश्चन कोई टीचर कराता है तब जाके ये सब क्वेश्चन को इंक्लूड करता है, उसमें भी 4-5 ही क्वेश्चन दिखते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप किसी टीचर के द्वारा 100 क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं उसके बराबर है। ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि आप 100 जो स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है। आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। इधर उधर की भीड़ में मत जाइए, भीड़ में काम कीजिए, अपने अनुसार कीजिए, लेकिन सिलेक्टेड पढ़िए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? देखिए तमिल जो नववर्ष होता है, जैसे हमारा हिंदी का नववर्ष होता है, इंग्लिश का नववर्ष होता है, यानी कि जनवरी होता है इंग्लिश का, फिर चैत होता है हमारा हिंदी का, तो उसी तरीके से तमिल भी एक अलग पंचांग है। तो तमिल में जो नववर्ष का नववर्ष है उसको किस नाम से जानते हैं? बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बरउषा पिराड्डू, बरउषा पिराड्डू, इसको हम ये भी कहते हैं पुथांडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है तमिल नववर्ष का पहला दिन। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ चित्रई फर्स्ट मंथ है तमिल का। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो हमें मजबूरन लिखना पड़ता है। अब तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ना कि भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कितना साल कार्यकाल होगा। ठीक है, ये सब तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि यही सब पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी कोई फंक्शन होता है इंडिया और कोई विदेश के आदमी एक कार पे जा रहे हैं, तो देखेंगे कि इंडिया का भी फ्लैग इस कार के आगे है, और उस विदेशी जो डेलीगेट्स हैं, कोई किसी देश का, सपोज राष्ट्रपति बाइडेन आए हुए हैं अमेरिका का, तो दोनों का फ्लैग होगा, इंडिया और जो अमेरिका है दोनों का फ्लैग होगा इसमें। तो अब ध्यान रखना है कि इसमें कौन से देश का फ्लैग किधर होगा। तो जहाँ पे गाड़ी चलाता है, यानी कि जिस साइड पे चालक होता है, किस साइड पे होता है? राइट साइड पे होता है, तो उस साइड पे इंडिया का फ्लैग होगा। ठीक है, जिस साइड पे चालक होगा उस साइड पे इंडिया का फ्लैग होगा, और जिस साइड पे विदेशी अब एक ही साइड बच गया, तो यानी कि वहाँ पे विदेशी जो झंडा है वो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है, जब विदेशी झंडा एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे राइट साइड में
देसी झंडा रहेगा और विदेशी लेफ्ट साइड में। इस तरीके से भी याद रखिएगा कि देसी लोग चला रहे होंगे कार तो अपना झंडा को अपने हाथ में रखेंगे तो यानी कि राइट साइड में रहेगा। इस तरीके से भी याद रखेंगे, या आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये रोड है तो रोड के हम लोग बाएं साइड चलते हैं, बाएं साइड चलते हैं तो इस साइड चालक रहता है और ये साइड पूरा खाली रहता है। तो अगर किसी टक्कर होता है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो टक्कर होता है तो इंडिया का फ्लैग टूटेगा, ये वाला जो विदेशी फ्लैग है वो नहीं टूटेगा। तो यानी कि अगर हमारे देश में कोई विदेश के डेलीगेट्स आए हुए हैं तो उनकी झंडा का सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो इसीलिए इनकी झंडा को हम लोग बाएं साइड में रखते हैं ताकि कुछ एक्सीडेंट भी होता है तो इनकी झंडा पे कोई खरोच ना आए। हमारी झंडा पे खरोच आए तो आए, क्योंकि हमारी गलती है तो हमारे झंडा पे खरोच आ सकता है। लेकिन विदेशी जो लोग हैं उनको हम लोग भगवान मानते हैं तो यानी कि उनकी झंडा पे कोई खरोच ना आए। तो ये तरीका मैं आपको याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है। तो दाईं साइड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा कि ये उलूल जुलूल कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं CBT 1 में और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको लगेगा कि लूसेंट वगैरह पढ़ के हम CBT 2 निकाल लेंगे तो बहुत मुश्किल है। लूसेंट पढ़िए, अच्छी बात है, वो आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन और टॉप करना है तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1998 में जब यहाँ के प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय जो परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, उसका कोड क्या था? तो यहाँ पे खुद बता रहा है शक्ति 8, यानी कि ऑपरेशन शक्ति था। और स्माइलिंग बुद्धा जो 74 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने करवाया था परमाणु परीक्षण पोखरण में, तो उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा की बहस में कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती हो गए? जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की जा रही थी। तो इनका कहना था कि अगर हम अलग अल्पसंख्यकों को निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे तो ये घातक होगा, क्योंकि वहाँ पे बलपूर्वक एक दूसरे को दबा के वोट दे देंगे। बलपूर्वक यानी कि वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया कि आत्मघाती होगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपने उसको आरक्षित दे दिया तो वहाँ पे बलपूर्वक किसी से भी वो वोट दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वल्लभ भाई, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल नहीं है, वल्लभ पंत है, ध्यान रखिएगा, वल्लभ पंत, यानी कि बलपूर्वक वहाँ पे वोटिंग करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये वाला चीज़ें याद कर सकते हैं। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।